आप लोगों में से किसी ने 4 सवाल भेजे, उनका उत्तर चाहा है। पहला सवाल सेक्शन 208 से संबंधित है, जो पूर्व का 189 है। उसमें उन्होंने ये जानना चाहा है कि केंद्र सरकार की अनुमति ये कब जरूरी है। जो पहला विकल्प उस सवाल में बना हुआ है वो ये कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व ही केंद्र सरकार की अनुमति ये ली जानी चाहिए। दूसरा विकल्प ये बनाया गया कि संज्ञान अपराध का लेने से पूर्व किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, किंतु विचारण प्रारंभ होने से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। और तीसरा विकल्प उन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक ही नहीं है। और चौथा विकल्प यह है कि केंद्र सरकार की अनुमति केवल तब जरूरी है जब किसी विदेशी के विरुद्ध कोई अभियोग लगाया गया हो। आप लोगों का जो उत्तर आया वो ये आया कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। ये उत्तर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है आप इसे देखेंगे 208 को, तो उसने लास्ट लाइन में कहा परंतु के माध्यम से कि परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, जांच और विचारण इससे पूर्व उसने अनुमति लेने की बात की है, संज्ञान की बात ही नहीं है। उसने कहीं नहीं कहा कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। ठीक है, जांच या विचारण। और आपको कहा गया कि बीएनएसएस या सीआरपीसी में विचारण से पूर्व न्यायालय द्वारा जो कुछ किया जाएगा वो सब कुछ जांच है। ठीक है, तो आरोप की विरचना हो या न हो, ठीक है, आरोप की विरचना हो या न हो, इस संबंध में जो कुछ किया जाएगा, ठीक है, वो सब जांच की कोटि में आएगा। आरोप की विरचना हो तो किन धाराओं में हो, ये जांच की कोटि में होगा। ठीक है, और आरोप की विरचना के बाद विचारण शुरू होगा। इसीलिए उसने कहा कि जांच और विचारण। ठीक है, संज्ञान की बात ही नहीं की उसने, क्योंकि संज्ञान तो पुलिस रिपोर्ट पर हो चुका होगा। ठीक है, संज्ञान तो पुलिस रिपोर्ट पर हुआ होगा या परिवाद पर हुआ होगा। ठीक है, तो परिवाद या पुलिस रिपोर्ट इस पर संज्ञान लेते समय जो जांच हुई होगी वो पुलिस रिपोर्ट की हुई होगी या परिवाद की हुई होगी। और जब उससे कोई अपराध का बनना पाया गया होगा तब अपराध का संज्ञान हुआ होगा और फिर अभियुक्त को आहूत किया गया होगा। ठीक है, और तब जांच और विचारण इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जब ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है, तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो कुछ हो रहा है वो सब इंक्वायरी है, जांच है। ठीक है, तो संज्ञान के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, जांच या विचारण। ठीक है, ये जब स्थिति आएगी तब केवल केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। संज्ञान के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसी विकल्प को वहां ठीक भी माना है और बिल्कुल ठीक माना है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। उसने कहा कि संज्ञान लेने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, किंतु विचारण प्रारंभ होने से पूर्व अनुमति ले ली जानी चाहिए, क्योंकि विचारण जब शुरू होगा, ठीक है, तो जांचें विचारण के अनुक्रम में भी होंगी। विचारण के अनुक्रम में आरोप की विरचना से पूर्व जो कुछ होगा
वो सब कुछ जांच होगा। इसका मतलब ट्रायल इसके शुरू होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आनी चाहिए। अगर उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो 189 या 208 की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति जो भारत में किसी स्थान पर पा लिया गया है, उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट कार्रवाई ठीक है नहीं कर सकता। ठीक है, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व यह अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए। अपराध का संज्ञान करने की बात यहां पर नहीं आई। अगला जो सवाल उसने पूछा वो 223 यानी पूर्व की धारा 200 इससे संबंधित। और पूर्व की धारा 200 इसमें संशोधन आया है और संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि न्यायालय जिसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान करना चाहता है उसे अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट ये दी जाएगी। और उसमें जो 223 से सवाल संबंधित है उसमें उन्होंने ये पूछा है कि निम्न 4 विकल्पों में से क्या जरूरी नहीं है। तो पहला विकल्प उन्होंने बताया कि कंप्लेनेंट इसकी परीक्षा ठीक है अवश्य होनी चाहिए। कंप्लेनेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड। ठीक है, दूसरा उन्होंने विकल्प यह बनाया कि कंप्लेनेंट जब एग्जामिन किया जाए तो उसे शपथ पर एग्जामिन किया जाए। और तीसरा विकल्प यह बनाया कि कंप्लेनेंट की जो परीक्षा का सार है उसे लिख लिया जाए। और चौथा विकल्प यह बनाया कि अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाए। ये जरूरी नहीं है अपराध का संज्ञान होने से पूर्व। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इनमें से क्या जरूरी नहीं है? ठीक है, 223 में। ठीक है, और इसमें उन्होंने जानना चाहा है कि क्या जरूरी नहीं है 223 के अंतर्गत। अब देखें जरा परिवादी की परीक्षा। कहता जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा, ठीक है, तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। हालांकि क्वेश्चन गलत फ्रेम है। ठीक है, ये गलत इसलिए फ्रेम है क्योंकि इसमें 2 विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, एक परिवादी की परीक्षा की जाए, उन्होंने कहा कि मस्ट बी एग्जामिन्ड, कंप्लेनेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड। तो परिवाद के हर मामले में परिवादी को परीक्षित करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे उसने कहा परंतु यह और कि जो परिवाद लिखकर किया जाता तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। तो एक विकल्प तो यह सही हो गया। ठीक है, और 223 के अंतर्गत ठीक है परिवाद की जांच करते समय अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना यह भी जरूरी नहीं है। हमारे शब्दों पर ध्यान देंगे। परिवाद की जांच करते समय अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। 210 में जो संज्ञान होता है वो परिवाद पर होता है, अपराध का नहीं होता। उस परिवाद की जांच होगी और जांच के बाद अपराध का संज्ञान होगा। तो जब तक परिवाद की जांच चल रही है, ठीक है, तब तक अभियुक्त को यानी उसे सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है। अपराध का संज्ञान करने से पूर्व, जब अपराध का संज्ञान हो, इसीलिए भाषा देखेंगे क्या कहता है
जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और उसकी ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब देखिए, परिवाद नहीं कह रहा है, नीचे कहता परंतु किसी अपराध का संज्ञान, ठीक है, परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यानी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड उसे कब देनी है? अपराध का संज्ञान करने से पूर्व। ठीक है, जिस समय तक वो परिवादी और उसके साक्षियों की परीक्षा कर रहा है तब तक परिवाद की जांच चल रही है, तब तक ही इज गोइंग टू इंक्वायर द एलिगेशंस विच इज, ठीक है, लेबल्ड बाय द कंप्लेनेंट अगेंस्ट द प्रपोज अक्यूज। ठीक, एट दिस टाइम देयर इज नो नीड to provide an opportunity to be heard to the proposed accused। लेकिन अगर एक बार परिवादी और उसके साक्षियों की परीक्षा हो गई और he finds that the allegation is baseless, ठीक है, then he can reject the complaint। ठीक है, अंडर सेक्शन 203 सीआरपीसी, और इसमें कितना है आपका 226। ठीक है, देयर इज नो नीड, बट इफ ही फाइंड सम सबस्टेंस, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन मेड बाय हिम, ठीक है, और उसका ऐसा विचार है कि हमें अपराध का संज्ञान ले लेना चाहिए, then he must provide an opportunity to be heard to the proposed accused। इसीलिए उसने ऊपर परिवाद कहा और नीचे अपराध कहा। ठीक है ना, उसने कहा कि परिवाद, ठीक है, यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है तो वो साक्षियों की परीक्षा करेगा। ठीक है, और आपका जब अपराध का संज्ञान करेगा तो अभियुक्तों को सुनवाई का युक्त अवसर यह प्रदान करेगा। अगर अपराध का संज्ञान उसे नहीं करना है तो उसे अभियुक्त को युक्त सुनवाई का अवसर देने की कोई जरूरत नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि परिवादी और साक्षियों की परीक्षा के उपरांत वो अपराध का संज्ञान करे, उठा के 226 में खारिज कर देगा, तब क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए प्रोसीजरल लॉ, इसीलिए हम कहते हैं बेहद टफ है। ठीक है, और ये प्रोसीजर बेहतर समझ में तब आता है जब कचहरी आप जाते हैं। ठीक है, कचहरी में सिद्धांत तो समझ में नहीं आएगा, सिद्धांत तो यहां लिखा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप वहां देखेंगे। और जो तीसरा, ठीक है, 2 हुए कितने, अच्छा, और 3 ही भेजे शायद कि 4 भेजे। ठीक है, तीसरा फिर क्या है, अब हाँ, तीसरा सवाल यह है कि एक असंज्ञेय अपराध है, उसमें मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति के बिना पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट उसने सबमिट की इन द फॉर्म ऑफ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब जब पुलिस रिपोर्ट आ गई है लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें जो उसने विकल्प बनाया कि ये ऐसी अवैधता है, ये ऐसी अवैधता, इलीगलिटी है जिसे
पूर्व की धारा 460 और वर्तमान की 506 इसके अंतर्गत क्यूरेबल नहीं किया जा सकता, अवैधता, इलीगलिटी है। दूसरा, ये ऐसी अनियमितता है, ठीक है, इरेगुलरिटी है, जिसे धारा 506 के अंतर्गत क्योर किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है कि मजिस्ट्रेट इस इलीगलिटी के बावजूद अपराध का संज्ञान कर सकता है और आपका अपराध का संज्ञान कर इस अवैधता को क्योर कर सकता है, ठीक है। और चौथा विकल्प कुछ और है, क्या है? हाँ, ये एक अनियमितता है, लेकिन इस अनियमितता के बावजूद मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। ये 4 विकल्प बना दिए गए। अब देखिए, इन 4 विकल्पों के लिए तो आपको सीधे सीधे धारा 506 पढ़ लेनी चाहिए, उससे उत्तर निकल आएगा और उससे ही उत्तर वहां निकाला भी गया है, ठीक है। तो अगर आप प्राइमा फेसी इसको देखें तो वहां उत्तर ठीक बताया गया है। क्या उत्तर बताया उन्होंने? नॉट क्यूरेबल, ठीक है, ये बात सही है अपने में। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बात ठीक है। मेरे हिसाब से विकल्प डी ठीक होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से विकल्प डी लिखा गया है उस ढंग से सही नहीं है। जिस ढंग से लिखा गया है, ठीक है, जिस ढंग से लिखा गया, हम आपको फर्दर बात बता रहे हैं, उसमें 4 विकल्पों में जो उन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक है। ये ऐसी लीगलिटी है जो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो 506 सीधे सीधे आप पढ़ लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारा ये कहना है, हम अपनी बात कर रहे हैं और आपसे फर्दर बात कर रहे हैं कि ये निश्चित तौर पर इलीगलिटी है, ठीक है, लेकिन इस इलीगलिटी से इन्वेस्टिगेशन तो हुआ, इन्वेस्टिगेशन अवैध है मान लिया, लेकिन पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष है और 210 का खंड सी मजिस्ट्रेट को इस बात की अधिकारिता देता है कि यदि किसी भी सोर्स से, वहां वैध अवैध का कोई जिक्र नहीं है, अगर किसी भी सोर्स से उसे यह पता लग जाता है कि अपराध हुआ है, ठीक है, किसी भी, भाई 210 1A कंप्लेंट पर संज्ञान बताता है, 210 1B, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान बताता है, लेकिन 210 1C कहता है कि किसी भी स्रोत से या स्वयं उसे अगर यह पता लग जाता है कि अपराध हुआ है, यह पुलिस रिपोर्ट के तौर पर संज्ञान लेने योग्य नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस रिपोर्ट प्रेषित की जाती तो परिवादी समझा जाएगा लोक सेवक को, ठीक है, और उसे परिवाद माना जाएगा। तो ये परिवाद तो नहीं है, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ 210 1C इट इज द इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी सूचना है जो मजिस्ट्रेट को मिल गई है अपराध के होने के संबंध में। तो जहां हम विकल्पों की बात नहीं कर रहे, हम विकल्पों की बात नहीं कर रहे। डी जो विकल्प है, जो ये कहता है ये इलीगलिटी है, बट मजिस्ट्रेट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट और बाद में वो उसे वैध कर सकता है। तो इस प्रकार से देखें तो मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। भाई मजिस्ट्रेट जो अवैध है उसे वैध कैसे कर देगा? वो तो नहीं कर सकता। लेकिन हम यहां तक सहमत हैं कि ही कैन, इट इज इलीगलिटी बट ही कैन टेक द कॉग्निजेंस, ठीक है, यहां तक हम सहमत हैं। अगर यहीं पर रुक जाए डी विकल्प तो मेरे हिसाब से ठीक होगा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि मेरी बात पर आप चलें, वहां जो विकल्प दिएगा बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन आप जरा सोचें कि आखिर वो पुलिस रिपोर्ट
कमीशन ऑफ ऑफेंस ये तो डिस्क्लोज कर ही रही है, और जब ये डिस्क्लोज हो रहा है तो 210(1)(c) में वो संज्ञान क्यों नहीं लेगा? और फिर अगर वारंट मामला है तो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित वारंट मामलों के लिए प्रक्रिया, वो परिवार पर संशोधित मामलों के लिए प्रक्रिया नहीं है। स्वतः भी तो लिखा है, लेकिन पुलिस अधिकारी बिना किसी व्यक्ति से उसको सूचना मिले तो उसमें वो संज्ञान लेगा, और यहाँ पे पुलिस को वो इंफॉर्मेशन उसको उसी से मिलेगी। 210 में पुलिस अधिकारी से भिन्न, एक मिनट हम देख लें जरा। हमने पहले भी कहा कि मेरी बात एकदम कंप्लीट है, एकदम सही है, हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम सोच पा रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। देखिए, जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो क्रिमिनल लॉ अपराध के शमन के दृष्टिकोण से व्याख्यायित होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर यह भी तो लिखा है कि या अपनी इस जानकारी के आधार पर कि अपराध हुआ, तो क्या उसे जानकारी नहीं मिल रही है? जानकारी तो उसे भी मिल रही। हम ये बिल्कुल, हमने शुरुआत से लगातार ये बोला है कि मेरा ये व्यू है, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे, वहां जो विकल्प दिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये व्यू है कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, हम आपको सिर्फ एक सोचने का तरीका दे रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कह रहे। बाकी इस सिचुएशन में हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मेरी बात ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ठीक है। और अगर हम मजिस्ट्रेट होंगे तो हम संज्ञान लेंगे भी, ठीक है, हम लेंगे। चैलेंज करो मेरे ऑर्डर को भाई, इसी के लिए तो रिवीजन अपील सारी चीजें हैं, ठीक है, तय होगा, लेकिन हम संज्ञान लेंगे। क्योंकि ये कैसे मान लिया जाए हमें पता ही नहीं लगा? भाई हमें पता तो लग ही गया, और पता लगने के बाद हम विचारण ही तो चला रहे हैं, हम कोई दंडित तो कर नहीं रहे, हम आपको सोचने का एक तरीका दे रहे हैं। प्रोसीजरल लॉ पर सोचा जाता है कि आखिर जो नए केस लॉज लेट डाउन होते कैसे हैं? भाई वकील इसी ढंग से तो तर्क निकालते हैं कि साहब यहां ये लिखा है, इसका ये मतलब निकलेगा, और फिर उसी में से कुछ लेट डाउन होता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें ये क्यों माना जाए कि साहब ये नहीं माना जाएगा कि ठीक है पुलिस अधिकारी से प्राप्त इंफॉर्मेशन, ठीक है, पुलिस अधिकारी से इंफॉर्मेशन मिल जाए उसे, या स्वयं उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये या के बाद स्वयं लगाए क्यों? इसका मतलब स्कोप को ब्रॉडेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं स्कोप को, और जब स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं तो हम सीमित क्यों कर दें? क्या उसे स्वयं सूचना नहीं मिल गई? और जब मिल गई तो फिर अगर वारंट मामला है तो ठीक है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित वारंट मामलों के लिए प्रक्रिया, हम उसका अवलंबन क्यों ना करें, ठीक है। और उसके मुताबिक साक्ष्य को आहूत करके देखेंगे, अगर भाई यहां पर तो वहां पर तो जांच ही होगी। 244 जो पूर्व की थी सीआरपीसी में जांच ही होगी, और किस प्रयोजन से कि आरोप की विरचना के लिए कोई साक्ष्य है या नहीं है। अगर नहीं होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, दिक्कत क्या है, ठीक है। लेकिन संज्ञान क्यों ना हो, ठीक है, इसलिए उसमें है मेरे अपने विचार के मुताबिक, हम बिल्कुल किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, डी विकल्प सही हो सकता था यदि वहीं पर रुकता कि नो डाउट ये इलीगलिटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ इलीगल है जो विधि द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप नहीं हुआ, तो सब कुछ इलीगल है। अगर किसी काम को करने के ढंग के बारे में कानून ने कोई निर्देश दिया है तो आप उसी ढंग से उस काम को करेंगे,
आप इस बात के लिए बिल्कुल अनुमित नहीं है कि आप किसी अन्य ढंग से उस काम को करें, तो नो डाउट इट इज इलीगल। बट why the cognizance should not be taken, and if provision is there, ठीक है, तो why the cognizance should not be taken, ये हमारा कहना है। और चौथा कौन सा था? लेकिन सर 506 तो आपकी बात को रिलाई करता है। 506 क्या कह रहा है? आप की बात तो सही लग रही 506 के हिसाब से। नहीं, 506 उसमें तो दिया हुआ है ना कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स, मतलब कौन सी कार्रवाई है जो दूषित नहीं करती, मतलब कार्रवाई है कुछ कौन से ऐसे वो काम है, तो उसमें तो आप की बात सही लग रही है कि मतलब वो तो आगे संज्ञान नहीं लेगा। इसमें लिखा है किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को 174 के अधीन आदेश देना, ये तो मजिस्ट्रेट का काम है। पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर कर लिया, वो 506 की बात कर रहा, तो 104 मतलब 174 में आदेश देना ना। हाँ, तो वो तो उस आदेश, अगर उसे अधिकारिता नहीं थी और उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे दिया तो अनियमित नहीं होगी कार्यवाही। लेकिन वहां तो सीधे कहा था कि परमिशन के बिना करेंगे ही नहीं आप, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में इन्वेस्टिगेशन, और इसका उल्लंघन किया है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो नो डाउट ये इलीगलिटी है। लेकिन ऐसी इलीगलिटी, ठीक है, होती रहे, तो इलीगलिटी के आधार पर जो पुलिस रिपोर्ट आई उसका संज्ञान नहीं ले रहे भाई। जो पुलिस रिपोर्ट आई ना तो हम उसे परिवाद मान रहे, ठीक है, और ना उसे परिवादी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को, क्योंकि वो हम तब मानते जबकि परमिशन ली गई होती, और अगर वो ले ली गई होती तो फिर परंतु का जाता 223 का कहता कि जब परिवाद लिखकर किया गया है, ठीक है, या जो लोक सेवक ने किया है अपने पदी कर्तव्य के निर्वहन में, ठीक है, तो परंतु की स्थितियां आ सकती थी। अगर उस पुलिस रिपोर्ट का, तो पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा तो कहना इंफॉर्मेशन आ गई है, पुलिस रिपोर्ट से हमारा कोई मतलब नहीं। पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान हो रहा है ये थोड़ी कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि देयर इज ए कमीशन ऑफ, ठीक है, ऑफेंस, ठीक है, देयर में भी, क्योंकि ये तो विचारण के बाद हम तय करेंगे कि साहब हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है, और जो इंफॉर्मेशन है तो अगर वारंट मामला है तो वारंट मामले में, सम्मन मामला है तो सम्मन मामले में, जैसा होगा उस हिसाब से प्रक्रिया चलाई जाए। इसमें हमें कोई दोष नहीं दिखता। आगे और कोई? which of the following statement is not true regarding charge sheet made under the provision of BNSS? In case of offense of rape of a child, the charge sheet must be submitted within 3 months of the FIR. After submission of the charge sheet, there cannot be any further investigation into the case by the police. The right to be released on bail is lost once the charge sheet is filed. नहीं, यही गलत है, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है? बी माना है। देखें कौन सा है सवाल? Which of the following statement is not true regarding the charge sheet made under the provisions of BNSS? तो regarding of charge sheet उन्होंने पूछा है। तो in case of offense of rape of a child, the charge sheet must be submitted within 3 months of the FIR, ठीक है। अच्छा, after submission of the charge sheet, there cannot be any further investigation into the case by the police. The right to be released on bail is lost once the charge sheet is filed. The charge sheet against the absconding accused can be filed even if the accused is not arrested. नहीं, इसमें तो ये गलत है, सी ही है सही, क्योंकि इन्होंने चार्जशीट के रिगार्डिंग पूछा है, चार्जशीट के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, तो चार्जशीट के रिगार्डिंग तो ये भी ठीक है कि जब रेप का मामला या
बालक के साथ कोई अपराध है तो 3 महीने में जाए चार्जशीट, ये भी सही है, ठीक है। और वो आपका ठीक है कि बाकी सभी सही हैं, केवल यही गलत है कि चार्जशीट के फाइल होने के बाद जो राइट टू बेल है, ठीक है, ये समाप्त हो जाता है। ये कहें कि 60 दिन 90 दिन डिफॉल्ट बेल का अधिकार समाप्त हो जाता है तो ये बात ठीक है, ठीक है, चाहे भले ही 60 दिन या 90 दिन में प्रस्तुत नहीं की गई, ठीक है, लेकिन आपने डिफॉल्ट बेल मांगी कि नहीं, मांगी नहीं, आपको राइट टू डिफॉल्ट बेल, राइट टू गेट द डिफॉल्ट बेल, ये अराइज हो गया और आपने मांगी ही नहीं, ठीक है, और जब मांगी नहीं और फिर चार्जशीट सबमिट हो गई, देन यू कैन नॉट आस्क फॉर दैट बेल, ठीक है, द राइट विल बी लॉस्ट, ठीक है, ये तो एस्टेब्लिश लॉ है। लेकिन चार्जशीट के बाद बेल का अधिकार समाप्त हो जाता है, ये किसने कहा, ठीक है, ये तो रोज ही मिल रही है, तो ये तो ये जो पेपर सेट कर रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें भी कुछ नहीं आता, ये जो पेपर आ रहे हैं हमारे पास भी आते हैं ये पेपर, हमें लगता है इन्हें भी नहीं करे इसी टेस्ट में जाते ये दरअसल पेस्ट करवाई इधर उधर से। है क्या कि ये जो पेपर सेट करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं, ये सिर्फ टीचर है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ सेक्शन पढ़ा है, प्रोसीजर वही ठीक आपको बता सकता है जो एडवोकेट भी हो या जज भी हो, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं उसे रोज, वो चीज एक एक पढ़ते हैं, उसे एप्लीकेशन में लाते हैं। भाई हमने आपसे जब एविडेंस एक्ट पर बात कर रहे थे तो विशेषज्ञ साक्षी की बात आई थी, तो न्यायालय ने किसी को नहीं माना विशेषज्ञ, उनका विदेशी विधि पर विशेषज्ञ सिर्फ उसे मानेंगे जो एडवोकेट रहा है, ठीक है, विदेशी विधि का अगर कोई प्रश्न है तो सिर्फ एडवोकेट या जज उसी को मानेंगे हम, किसी टीचर को नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि लाइब्रेरीज में बैठकर अगर किसी ने कानून का अध्ययन कर लिया है तो उसे भी नहीं मानेंगे। भाई कानून का अध्ययन तो एक विषय है, विषय के तौर पर उसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन बट ही कैन नॉट द एक्सपर्ट इन लॉ। एक्सपर्ट इन लॉ तो वही हो पाएगा जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, तभी वो देखेगा कि क्या कहा उसने, परिवाद और वहां का अपराध, तो कोई वो थोड़े ना है। और आप देखें 210 में कहता है परिवाद पर संज्ञान, ये तुरंत होता है, लेकिन परिवाद पर संज्ञान और अपराध का संज्ञान ये दोनों बातें एक थोड़ा ही हैं, ये दोनों बातें तो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। परिवाद पर उसने संज्ञान लिया, उसके बाद उसे लगता रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्यों सुनेगा अक्यूज को, ठीक है, प्रपोज अक्यूज क्या कहेगा। आप देखें ना विचारण जब हम लोग पढ़ रहे थे, सेशन ट्रायल आया था, हमें तो पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन याद है, नई के तो याद नहीं हुए, तो 232 आता था दोष मुक्ति, ठीक है, क्या कहता था 229 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाती थी, 230 में अभियोजन का साक्ष्य आता था, 230 में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तिथि डेट फिक्स होती थी, और 231 अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा, और जब अभियोजन का साक्ष्य कंप्लीट हुआ जस्ट कहता था 232 में दोष मुक्ति, अब 255 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो 255 में अब 255 और वहां 232 तुरंत कहता दोष मुक्ति। यानी अगर अभियोजन इतना साक्ष्य दे ही नहीं सका जिसके आधार पर कोई युक्ति संगत मनुष्य ये मान सके कि कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध मीनिंग देयर बाय जिसके आरोप लगाए गए, ये कोई अन्य अपराध, चलो आरोप में अल्टरेशन कर लेंगे, वो किसी भी स्टेट पर हो सकता है, लेकिन अगर ये साक्ष्य आ ही नहीं रहा तो आगे विचारणा चलाने का लाभ, क्यों आर्गुमेंट हो, क्यों सफाई का साक्ष्य आए, क्यों सारी चीजें चले, इसीलिए वह कहता था दोष मुक्ति, बस वहीं पर खत्म मामला, ठीक है, आगे कुछ चलेगा ही नहीं, बात ही खत्म है। और जब वो ये पा रहा है कि नहीं देयर इज सम सबस्टेंस, ठीक है,
इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस, देन अक्यूज इसकी परीक्षा करेगा तुरंत कि अब आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में। और चूंकि अक्यूज उन परिस्थितियों के बारे में सबसे बेहतर बता सकता है जो प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस में न्यायालय के समक्ष रखी हैं, क्योंकि सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट कह रहा है कि वे सारे तथ्य सुसंगत हैं जो पुनः स्थापक हैं और जो स्पष्टीकारक हैं। ठीक है, किसके? विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के। तो विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के समक्ष संदर्भ में जो कुछ प्रोसिक्यूशन ने रखा है न्यायालय के समक्ष, जो कुछ भी आया न्यायालय के समक्ष, उसमें वर्णित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण ये सबसे बेहतर दे कौन सकता है? अक्यूज। और अक्यूज इसे हम स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, कि वो साक्षी की तरह या साक्षी की हैसियत में स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित हो, यह हम कर नहीं सकते। अपनी इच्छा से आ जाए तो ठीक है, अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा, लिखा है। अपनी इच्छा से नहीं आता तो फिर करें क्या? तो उस स्पष्टीकरण के लिए 313 या आप कितना 379 हो गया, कितना 351 वो सेक्शन बनाया और ये कहा कि अभियुक्त इसकी परीक्षा होगी। और वहीं ये लिख दिया कि परीक्षा तो होगी। 351 में होगा, 351 नहीं होगा, हाँ ठीक है 351 ही होगा। ठीक है, अभियुक्त की परीक्षा तो होगी, लेकिन उसका एक भी शब्द शपथ पर नहीं कहलवाया जाएगा और ना 313 के आधार पर सिर्फ उसने जो कहा, उसकी परीक्षा में जो आया, उसके आधार पर उसकी दोष सिद्धि ये की जा सकती है। हाँ, विचार में लिया जा सकता है, विचार में लिया जा सकता है, मीनिंग देयर बाय देयर शुड बी, ठीक है, सबस्टेंटिव टाइप ऑफ एविडेंस। प्रोसिक्यूशन की ओर से एविडेंस होना चाहिए, उसकी पुष्टि उससे हो सकती है जो कुछ उसने कहा। यानी जैसे प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, कुछ रिलायबल भी है, कुछ अनरिलायबल भी हो रहा है। अभियुक्त की परीक्षा में कुछ ऐसा आ गया जिससे रिलायबिलिटी बढ़ गई है, तो विचार में लिया जा सकता है। बस इतना ही कहा। और भी हम अखबारों में देख रहे थे, आ रहा था उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है कि अब ऐसा होगा। अरे उच्चतम न्यायालय ने, कानून ने बहुत पहले कह दिया है। ठीक है, तो अभियुक्त की परीक्षा होगी और फिर अभियुक्त से पूछा जाएगा कि अभियोजक आप कोई बचाव में साक्ष्य देना चाहते हैं। यदि कहता है हाँ, दन बचाव का साक्ष्य, ये शुरू होगा। अब ये चीजें आप जब वहां जाएंगे तभी दिखाई देंगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है सिद्धांत पता हो। सिद्धांत पता हुए बगैर अगर आप वहां जाएंगे तो फिर परंपरा से रट लेंगे, फिर तो वही होगा कि शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, शब्द याद हो जाएंगे और शब्द जब दोहरेंगे आपके सामने तो आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ समझ में आ गया, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया होगा। ठीक है, समझ में तो कुछ आया ही नहीं होगा, इसलिए फिर बोरियत पैदा होगी। ठीक है, जब चीजें यहां पता होंगी, इसीलिए कचहरी में बोरियत होती है। जूनियर से पूछो कैसा लगता है, सुबह शाम तक बोर हो जाते हैं। बोर तो हो गए ही, जरा बोरियत का विज्ञान समझ लेना चाहिए। कब कब आप बोर होते हैं। ठीक है, जो कुछ कहा जा रहा उसमें तो कुछ भी आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तब आप बोर होते हैं। आप कुछ और सुनने आए थे, कुछ और सुनाया जा रहा है, तब आप बोर होते हैं। जब आप ये अहंकार पाल लिए कि आपको समझ में आ गया है, जबकि इनफैक्ट आपको शब्द याद हुए हैं, समझ में कुछ नहीं आया है,
तब आप बोर होते हैं। ठीक है, और यही स्थिति होती, चूंकि सिद्धांत समझ में नहीं है, इसलिए वहां जो कुछ चल रहा है ये आपको लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन समझ में कहां आया, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, ये तो पता ही नहीं। ठीक है, परंपरा से वो हो रहा है, आपको ये लग रहा है ये होता है इसलिए हो रहा, तो फिर बोरियत होती है कि अरे क्या रोज रोज उसी काम को करो। लेकिन जब ये लगता है कि नहीं, खाना खाने में बोरियत क्यों नहीं होती, खाना तो रोज खाते हो, उसमें बोरियत होनी चाहिए। जिस भी काम में आपको सबस्टेंस नजर आएगा उसमें कोई बोरियत नहीं होगी, तो आप देखेंगे वहां चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। तो आप यहां भी आएंगे, आप देखें ना, वो कहता है कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व, ठीक है, अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि परिवाद की परीक्षा होने के बाद या परिवादी की परीक्षा होने के बाद अपराध का संज्ञान लेने की स्थिति आए, ये कोई आवश्यक नहीं है। और हमने जब भी आपको प्रोसीजर अल्लाह बताए तब हमने ये कहा आपसे कि पूरी सीआरपीसी या पूरी बीएनएसएस एक साथ एप्लीकेबल होती है। ये तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमने उसे, ठीक है, संख्यांक लगाकर एक पैरा को दूसरे पैरा से अलग करके धारा के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया, अन्यथा पूरी एक साथ पढ़ी कैसे जाएगी। तो ये अध्ययन की सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अन्यथा तो पूरी सीआरपीसी एक साथ एप्लीकेबल हो रही। तो 226 जब ये कह रहा है कि रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जरा 226 की भाषा भी आप एक बार देख लें। कह रहा यदि परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन यदि कोई हो, और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई हो, परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय की कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा। अक्यूज को बुलाने की जरूरत क्या है, क्यों बुलाए, जब प्रोसिक्यूशन इतना एविडेंस दे ही नहीं सका कि अक्यूज की किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि की जा सके, तो हम क्यों करें अभियुक्त की परीक्षा और काहे उससे डिफेंस एविडेंस मांगे। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये विचारण है। आप तो कुछ दें, जब आप कुछ दे ही नहीं सके तो कोई भी चीज क्यों हो। ठीक है, इसलिए प्रोसीजरल लॉ ये बेहद टफ है। ठीक है, और ये बेहद टफ इसीलिए है क्योंकि जब तक इसे प्रैक्टिकली ना देखा जाए तब तक ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, और जैसे हम लोग सीपीसी शुरू करने वाले हैं तो वहां देखेंगे धाराएं अलग हैं, 158 धाराएं हैं वहां, और 51 आदेश हैं, और साथ में अपेंडिक्स दी गई हैं उसके। उस अपेंडिक्स में यह बताया गया कि वाद पत्र कैसा हो, रिटन स्टेटमेंट कैसा हो। और मजेदार है, आप लोग जब जे का मेंस देना चाहते हैं तो सेकंड पेपर में आता है कि प्लाइंट WS ये कैसे लिखना है, तो आप इधर उधर ढूंढते हैं जबकि वहीं लिखा है। ठीक है, अपेंडिक्स आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, तो वो प्रोफार्मा है। तो सीपीसी इतनी चीजों से मिलकर बन रही है। और उसमें सबसे मजेदार बात यह है जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो धाराओं का पार्ट है 158, जो 158 धाराएं हैं उनमें संशोधन का अधिकार सिर्फ लेजिस्लेचर को है। ठीक है, उनमें संशोधन का अधिकार किसी उच्च न्यायालय को नहीं है, किसी उच्चतम न्यायालय को नहीं है। और जो आदेशों का पार्ट है उसमें उच्च न्यायालयों को संशोधन का अधिकार है। ठीक है, संशोधन का मीनिंग देर भाई उच्च न्यायालय नियम बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे वहां जब सीपीसी पढ़ेंगे तो उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति आएगी, और वहां उच्च न्यायालय नियम बना सकेगा
क्यों? इसलिए क्योंकि वहां विधायिका ने शक्ति प्रत्यायोजित की है उच्च न्यायालय को नियम बनाने की, तो वो उस प्रत्यायोजित शक्ति के आधार पर नियम बना सकेंगे और वो नियम आदेशों में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों की ये जो गलतफहमी रहती है ना कि न्यायालय बड़ा है, ठीक है, ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए। कारण ये कि विधायी क्षेत्र में विधायिका बड़ी है और इसलिए अगर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम और किसी धारा में विरोध होगा तो धारा प्रिवेल करेगी। उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया नियम तभी प्रभावी हो सकता है जब वो धारा के अनुकूल हो और धारा को और प्रभावी बनाता हो, तभी उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया नियम चल सकता है, अदरवाइज चलेगा ही नहीं। न्यायिक क्षेत्रों में वो सर्वोच्च होंगे। ठीक है, नियम की व्याख्या, धारा की व्याख्या, ये उनका हक है, लेकिन विधायन का क्षेत्र विधायिका का है और वहां उन्हें किसी प्रकार की कोई अधिकारिता हो ही नहीं सकती जब तक विधायिका स्वयं उन्हें यह अधिकारिता न दे। तो वहां देखेंगे हम लोग पहुंचेंगे, सीपीसी को में आपका मिलेगी उच्च न्यायालय को नियम बनाने की अधिकारिता, और नियम बनाएंगे भी, लेकिन वे कतई किसी सूरत धारा से पृथक धारा के विरोध में नहीं हो सकते। और धाराओं में संशोधन सिर्फ लेजिस्लेचर करेगी, आदेशों में संशोधन ये उच्च न्यायालय कर सकेगा। और ये कई बार प्री में भी आपसे पूछा जाता है, तो चीजें एकदम क्लियर आपकी होनी ही चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आता। ठीक है, शेष हम लोगों को आपराधिक न्यास भंग इस पर बात करनी थी। ठीक है, तो जहां तक हमें दिख रहा है कि आपराधिक न्यास भंग पर बात करने लायक समय नहीं बचा है। ठीक है,